मुकालमा टीवी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि आईएमएफ का जो पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो साइन हो चुका है और अब स्टेज सेट है कि ये प्रोग्राम की जो अगली किस्त है ये बोर्ड के सामने पेश हो। तो ये आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर और डेट के ऊपर आज मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि पाकिस्तान के एक नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, कि डॉक्टर साहब के साथ बैठकर इसके जो सेलिएट फीचर्स हैं उनके बारे में गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, Very happy to join your program. जो पहला मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, क्या आईएमएफ के प्रोग्राम का मतलब गैस, बिजली और पेट्रोलियम की प्राइसेस को पास ऑन ही करना है, या ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है इसका डिज़ाइन ही ये था कि आपने प्राइसेस को पास ऑन करते रहना है और आईएमएफ का रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहता भाई, वेरी हैप्पी टू जॉइन यू वंस अगेन। पहली सबसे बात यह है कि मैं एक जुमला आपके सामने रखूंगा, इससे पूरे पाकिस्तान को एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आईएमएफ और पाकिस्तान का या आईएमएफ का और किसी भी मुल्क का क्या इंटरैक्शन है। देखिए, इस वक्त जबकि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सटर्नल खसारों का एक चैलेंज पाकिस्तान को चल रहा है, और इस पे हम बात करेंगे कि वो क्या चैलेंज है, तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ इज अ नेसेसरी कंडीशन but not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने की। करंट प्रोग्राम एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं है, ये कोई मोटरवे नहीं है जिसपे आपने बहुत से जगहों से गुजरना है और बहुत से मराहिल को तय करना है। ये एक एसबीए है जो कि आपको एक इलेक्शन साइकिल तक पहुंचाने में काम कर रहा है, ताकि जो एक्सटर्नल का चैलेंज है वो इतना सवियर ना हो जाए। जैसे कि प्रोग्राम से पहले आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से भी नीचे चले गए थे, जब प्रोग्राम हुआ तो वो वापस $8.7 अरब पे आ गए। अब इस लेकिन प्रोग्राम डॉक्टर की साहब, चूंकि मुद्दत, अगर मुझे इजाज़त दें, आपने देखा कि लास्ट 2 मंथ्स में जब से ये केयर टेकर्स आए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो डिप्लीट हो रहे हैं, कोई तकरीबन 1 से 1.25 बिलियन डॉलर्स गिरा है। सो आपने ये बात दुरुस्त फरमाई है कि पाकिस्तान के इस वक्त के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो तकरीबन $1 बिलियन कम है कंपेयर टू जब प्रोग्राम हुआ था। सो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इवन बीइंग इन द प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल चैलेंज है वो कितना सवियर है। सो प्रोग्राम से कोई भी राह फरार है नहीं पाकिस्तान को। लेकिन अब लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ एक और बात भी देखें ना। एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से स्ट्रेंथन हुआ। इसका इसके दो मतलब है। एक तो ये मतलब है कि पहले स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दूसरा ये मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया मार्केट के अंदर। कौन सी बात आपको दुरुस्त लगती है? जी, सो हम पहले आपकी पहली बात का जवाब कि क्या ये जो प्रोग्राम है इज इट मोर सो अबाउट जस्ट प्राइसेस। देखिए, ये प्रोग्राम पहले हम क्लियर कर लेते हैं क्या है, और फिर हम ये दो जो मार्केट इंटरवेंशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं इस पे भी बात कर लेंगे। सो जो प्रोग्राम है ये है कि आपने अपना एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करके अपना जो फिस्कल का खसारा है उसको तो कम करना है, बट प्राइमरी को यानी कि बगैर पे किए हुए अपना मार्कअप उसको सरप्लस करना है। दिस इज व्हाट द प्रोग्राम का फिजिकल पार्ट इज अबाउट। प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, उसका ये है कि आपने अपनी कीमतों को इस सतह पर रखना है कि आपका जो सर्कुलर डेट गैस में भी और बिजली में भी इस साल बढ़ेगा नहीं, यानी कि फ्लो को आपने जीरो पर लाना है। तीसरा ये है कि आपने अपना जो पॉलिसी रेट है उसको पॉजिटिव रखना है, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा पाकिस्तान में, तो डिमांड को कम से कम करके आपने पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं 20, 22, 23% पे एवरेज करना है इस साल में। और चौथा पार्ट इस प्रोग्राम का ये है कि आपने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम को छोड़ना नहीं है,
क्योंकि यही वो तरीका है जिसमें रहते हुए आप ज़र मुबादला के ज़खायर को बिल्ड करेंगे। यहाँ पे हम आपके इस चौथे जो जुज़ है प्रोग्राम का, उसमें आपका जवाब देते हैं। मैं ये समझता हूं कि लोगों ने इसको थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया है, इसलिए हम इन ऑल ऑनेस्टी ये रीड करेंगे जो उनकी इस दफा की प्रेस रिलीज है। मेहताब साहब वो ये कहती है, वाइल इनफ्लोज फॉलोइंग इंक्रीज्ड रेगुलेटरी एंड लॉ एनफोर्समेंट हेल्प, यहाँ पे उन्होंने इसको कहा है कि आपने एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी, एनफोर्स करके, स्मगलिंग को रोककर, होर्डिंग ऑफ डॉलर्स को रोककर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोककर आपने ये नॉर्मलाइज किया है इंपोर्ट को और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पेमेंट्स को, और उससे ये आपकी इंटरबैंक की स्टेबिलिटी आई है। पर कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में आप जितनी ट्रांसपेरेंसी रखकर फॉरेक्स मार्केट को रिफ्रेन करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, ताकि वो भी इन्फ्लुएंस ना करें रुपए को। ये तो है इसका मतलब ये ओवरऑल है जो। कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिस हद तक करने थे वो अब कर लिए हैं, एग्जॉस्ट है उनकी इंपॉर्टेंस, और अब मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमिन करेंगी। दुरुस्त। प्लस ये है कि आप जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें। जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज इललेजिटिमेट काम कर रही हैं, अब बी कैटेगरीज की कंपनीज वैसे भी खत्म हो जाएंगी, और आप ये सारा काम जो है इसको कॉर्पोरेटाइज करके इलीगल बिजनेस को खत्म कर दें। बट मैं आज भी समझता हूं कि स्मगलिंग और होर्डिंग पे मेजर्स हैव वर्कड इन पाकिस्तान, और आईएमएफ ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है कि लॉ इन्फोर्समेंट हैज हेल्प्ड। और ये कौन कह सकता है कि अगर बाहर एक इलिसिट कारोबार हो रहा था, वो इंटरबैंक और ओपन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो आपने उसको खत्म किया। अब जो बात है वो काम तो सारा, मेहताब साहब आप भी और मैं भी समझते हैं कि ये काम तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नहीं था ना, ये काम तो रेगुलेटर का था। फिर मैं बार बार कहता हूं कि रेगुलेटरी निजाम इतना नेसेंट है पाकिस्तान में कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन करनी पड़ती है। कीमतों में भी यही है। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम ठीक कर रहा हो ना, तो हमें डिस्ट्रिक्ट को कहना ना पड़े या डीसीओ को कहना ना पड़े कि आप प्राइस कंट्रोल्स लगाएं। ये है असल जुज जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को एक वेल रेगुलेटेड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करता है। सो कमिंग बैक, एक इस प्रोग्राम का जुज जो है वो ये है कि हमें जो अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी जो स्टाइपेंड है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके बढ़ाकर, मेरा ख्याल है 467 अरब 93 लाख जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उस तक पहुंचाना है, और एक लेवल इंश्योर करना है कि डिसबर्समेंट हो रही हो। सो ये डॉक्टर साहब थोड़ी सी एक चीज तकवीर। पे जरा मार्केट बेस्ड से हम पहले जरा कर लें। आप क्या जी। समझते हैं कि अभी जो लेवल है ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब है हम? क्या डिवेल्युएशन खुल के अगर मैं बात करूं तो वो नजर नहीं आ रही आगे? सो अब इस चीज का अगर हम जायजा लेना शुरू करें तो इसको इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान का मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है वो इन द शॉर्ट रन किस तरह डिटरमिन होगा। देखिए, पहले तो ये याद रखिए कि ये अगर डिमांड और सप्लाई की गेम है, तो फिर इस वक्त जो आपकी सप्लाई है वो कहाँ कहाँ से आनी है, अब ये तो आप पे डिपेंडेंट है ना। आज हम तय कर लें कि अगर नया जो इस वक्त आईएमएफ के साथ बातचीत हुई है और उसमें आपका थोड़ा सा करंट अकाउंट का खसारा कम लिया जाएगा, आपका थोड़ा सा अगले आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कुछ जो डेट पेमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की कम होगी, कुछ पब्लिक के रोल ओवर्स 12 साढ़े 12 अरब डॉलर के होंगे। हैविंग सेड ऑल दैट, तो अगर आप 25 अरब डॉलर तक की आपको जरूरत होगी, अगर वो कम हो जाए फ्रॉम द इनिशियल 28.5 अरब डॉलर जो उन्होंने डिटरमिन किया था, तो आपको बाकी रकम मल्टीलैटरल की, बायलैटरल की, कमर्शियल की 3.5 से 4 अरब डॉलर, ये भी कम बता रहा हूं 5 अरब से, आपके जो जिनीवा के प्लेजेस हैं, और आपके प्रोग्राम और प्रोजेक्ट लोन्स, अगर आप ये सारी रकूम ले आते हैं तो फिर तो आपका जो रुपया है उस पर प्रेशर कम रहेगा। लेट्स इन दी इवेंट कि ये रकूम उस तरह फ्लो नहीं करती जैसे आपने सामने रखा, कि
कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में फ्लोज का लेवल वो कंफर्ट नहीं रखता था जो होना चाहिए था, तो फिर रुपए पे प्रेशर रहेगा। अब ये तो आने वाले दिन डिटरमिन करेंगे कि फाइनेंस टीम कितनी एक्टिवली परसू करती है, क्योंकि $1.5 अरब का बॉन्ड तो अब नहीं होगा, बट कुछ तकवियत आपको इंपोर्ट को कम करके और करंट अकाउंट को कम करके, जैसे मैंने आपके सामने रखी है, वो मिलेगी इन द अच्छा। लॉन्ग रन। एक सिर्फ जुमला, इन द लॉन्ग रन, बिकॉज वी ऑल लव टू थिंग्स, वी ऑल लव द एक्सचेंज रेट एंड वी लव पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और हम इन दोनों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ऑन अ लाइटर नोट, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो, उसका सवाए एक चीज के कोई और तरीका नहीं है। अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर कीजिए और दुनिया को चीजें बेचिए, डॉलर लाइए, रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप फिजिकल साइड को देखें तो ये सरप्लस जो पहले क्वार्टर में हुआ है, ये दो जो है ना इसके विक्टिम्स हैं। एक तो सब्सिडीज़ की अमाउंट बहुत कम दी है इन्होंने, कोई तकरीबन 1064 अरब से एलोकेशन है, 2.5 बिलियन की टोटल उसमें रिलीजेज हुई हैं। दूसरा, डेवलपमेंट बजट को बिल्कुल यानी स्ट्रेंगुलेट करके रख दिया है। तो ये तो मतलब है ग्रोथ तो मेरे ख्याल में स्ट्रेंगुलेट नहीं हो जाएगी इस सारी पॉलिसी के नतीजे में। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब मॉडल करेगा आईएमएफ और 950 अरब रुपए का पीएसडीपी जो है वो कम मॉडल होगा, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश कम होगी, तो देखने में ये आएगा कि ग्रोथ का फिगर जो है वो जो उन्होंने इनिशियली पाकिस्तान ने 3.5% के करीब पिच किया था, अब कहीं 2 और 2.5 के बैंड में आ जाएगा। ये बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में पीएसडीपी का एक खातिर खा कमी जो है वो करनी पड़ेगी मूविंग फॉरवर्ड। जो सब्सिडीज का क्वांटम है 1064 अरब का, उसमें भी कुछ टारगेटिंग करके और कुछ मूव करके इस तरफ के कोई शेयरिंग बेसिस पे हम आगे बढ़ें, शायद आप देखेंगे कि कुछ कमी या कुछ मोर टारगेटिंग जो है वो आपको दिखाई देगी। ये आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन शेयरिंग क्योंकि से आपको मुराद भी आप सूबों के साथ शेयरिंग की बात कर रहे हैं सर? एब्सोल्युटली जी। इसके अलावा तो अब इनकम सपोर्ट का जो 467 अरब है उसकी आपको शेयरिंग करनी है, जो आपकी सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी पे हैं उसकी शेयरिंग करनी है। इनके अलावा तो अब कोई चारा नहीं रह गया ना जी, ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं। ये अच्छा अच्छा पाकिस्तान डॉक्टर के साहब, इससे पहले कि हम वक्फा लें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आप समझते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है, इससे निकल के हमें आईएमएफ के एक नए प्रोग्राम में लाजमी जाना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम का बहुत सख्त नहीं होगा वो? जी, मैं आज ही इसके बारे में एक पर्चा लिख रहा था, एंड यू टेकन द, क्या कहेंगे, यू नो, यू टेकन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो मेरी इसके बारे में राय ये है कि द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ये मैं उससे पढ़ रहा हूँ जो मैं अपना पर्चा लिख रहा हूँ, द नेक्स्ट फ्यू इयर्स along with an IMF extended fund facility should not just aim to resolve the balance of payments challenge, but bring about a seminal overhaul of Pakistan's growth and fiscal architecture. अच्छा, एक और बात सर, पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि इकोनॉमिस्ट में भी दो ग्रुप्स हैं? एक कहते हैं कि आईएमएफ के पास जाना ही जाना है, दूसरे कहते हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कहते हैं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे इसके आर्गूमेंट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो ये कहते हैं कि आईएमएफ में जाकर आप इकोनॉमी को 23 बार ले गए हैं, तो आपने क्या अचीव किया? गुजारिश उनसे हमेशा ये करता हूँ कि 21 दफा आपने उनका रिफॉर्म भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो सोच ये बना दी जाती है कि शायद हम 23 बार तो गए हैं तो कुछ हासिल नहीं हुआ। हम आईएमएफ में भी जाते हैं मेहताब, पहले 2-3 रिव्यूज कराते हैं, वो आसान होते हैं। आप पिछले प्रोग्राम को ही देख लीजिए, कैसे लटकता रहा वो प्रोग्राम, जो 22वां प्रोग्राम था। 2 हुकूमतें गुजरी, हम तब भी कंप्लीट नहीं कर पाए। सो आप जाते हैं, इजी काम कर लेते हैं, प्राइस चेंजेस कर लेते हैं, मॉनेटरी टाइटनिंग कर लेते हैं, रुपए को डीवैल्यू कर लेते हैं, पर जब बात आती है मेजर स्ट्रक्चरल वर्क की, तो आप ऑलरेडी प्रोग्राम को छोड़ चुके होते हैं। तो एक तो उनका लॉजिक इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, वो ये समझते हैं कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम से आप इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते।
मैं इससे एग्री करता हूं, IMF इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने जाना है, बट ये सोच के जाना है कि ये BOP का चैलेंज ही मीट नहीं करना, बट इसके साथ साथ आपने अपना होम ग्रोन प्लान जो पाकिस्तान की ग्रोथ को और पाकिस्तान के फिजिकल आर्किटेक्चर को रीवायर करेगा, वो आपने सामने रखना है। दिस विल बी माय सबमिशन टू यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपने हमारे साथ ही रहना है। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करनी है, चूँकि मुझे लगता ये है कि कहीं अगला जो प्रोग्राम है IMF का वो श्रीलंका के पैटर्न पे ना हो कि पहले वो ये कहें कि आप अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके लाएं, फिर उसके बाद हम आपके साथ ये प्रोग्राम साइन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।